हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जैसा कि लोक प्रशासन विषय में सेक्शन 1 का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशन को आप समझ सकते हो कि प्रशासनिक सिद्धांत का आत्मा हुआ। तो इस टॉपिक में हम लोग चार इसका भाग हुआ। इस टॉपिक में पहला है संगठन के सिद्धांत, जिसको थ्योरी कहते हैं। दूसरा प्रशासन के सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल्स कहते हैं। तीसरा प्रशासनिक व्यवहार, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर कहते हैं। और चौथा संगठन की संरचना, जिसे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। संगठन लोक प्रशासन में बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हुआ। जैसा कि आप जानते हो, संगठन प्रशासन की संरचना है। योग है कि प्रशासन जो है संगठन और प्रबंध दोनों का योग है। इन जनरल हम लोग जब लोक प्रशासन का शुरुआत करते हैं और बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं तो यह टॉपिक आता है कि संगठन क्या है, प्रबंध क्या है, प्रशासन क्या है। इन जनरल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो संगठन का मतलब क्या हुआ? संगठन हुआ जो संरचना हुआ, ढांचा हुआ, उसी को हम कहते हैं संगठन कहते हैं। क्लियर है? और प्रबंध जो उसको इस्तेमाल करता है, जो उसके शीर्ष पर होता है, जिसके हाथों में कमान होता है, उसको प्रबंध कहते हैं। और दोनों जब मिल जाते हैं तो प्रशासन होता है। तो मैंने जो लिखा कि प्रशासन क्या है, संगठन और प्रबंध दोनों का योग है। संगठन संरचना हो गया, संगठन उसका काया हो गया, संगठन उसका ढांचा हो गया, समझ रहे, लेआउट हो गया। और प्रबंध क्या हुआ? उसका प्रक्रिया हुआ, उसका व्यवहार हुआ। कंप्यूटर की भाषा में देखा जाए तो संगठन उसका हार्डवेयर हुआ और प्रबंध क्या हुआ? उसका सॉफ्टवेयर हुआ। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं कि नहीं? उसी प्रकार प्रशासन को यदि आप एक सिस्टम मानते हो तो उसमें संगठन उसका हार्डवेयर हुआ और प्रबंध उसका सॉफ्टवेयर हुआ। क्लियर है? ऐसा संगठन का अंग्रेजी ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन बना किस सब से है? ऑर्गेनाइजेशन बना है ऑर्गेनाइजिज्म से बना है। ORGANICISM, ऑर्गेनिज्म से बना है, जिसका अर्थ होता है अंतर संबंधित घटकों का समूह। अंतर संबंधित घटकों का समूह को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे आप देखो, भीड़ और समूह में क्या फर्क होता है? मतलब भीड़ और समूह में फर्क होता है, जहाँ लोग जमा होते हैं बिना किसी पर्पस का, उसको भीड़ कहते हैं। यदि उनका कोई पर्पस हुआ तो वो संगठन कहलाएगा, ये समूह कहलाएगा। अब समूह का भी दो प्रकार होता है, औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह। तो औपचारिक समूह किसको कहते हैं? जो प्राधिकृत ढंग से है, जो नियोजित ढंग से है, जो बनाया गया है विधि के तहत, उसको औपचारिक संगठन का समूह कहते हैं। और जो अपने आप बन गया है, कार्यात्मक है, व्यवहारिक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनौपचारिक समूह कहते हैं। क्लियर है? तो जो औपचारिक समूह हुआ उसी को हम लोग संगठन कह सकते हैं। और संगठन जो होता है वह क्या होता है कि मोटा मोटी विभिन्न प्रकार का होता है। उन संगठन में हम किसी को अभिकरण कह सकते हैं, किसी को एसोसिएशन कह सकते हैं, किसी को एजेंसी कह सकते हैं, किसी को इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। जैसा उसका स्वरूप रहता है। संगठन कई प्रकार का, विभाग कह लो, निगम कह लो, कंपनी कह लो। सर आज के तारीख में PPP भी आ गया, सार्वजनिक निजी सहभागिता हो गया, बोर्ड हो गया, आयोग हो गया। ये सब संगठन के विभिन्न रूप हो गया। तो संगठन क्या हुआ, समझ में आ गया आपको? संगठन लोक प्रशासन का या प्रशासन का संरचना को कहते हैं, उसके काया को कहते हैं। अगर मैं बोलूँ नो ऑर्गेनाइजेशन, नो एडमिनिस्ट्रेशन, तो कोई गलत नहीं होगा। यदि संरचना नहीं होगा, संगठन नहीं होगा, तो प्रशासन कैसे होगा? जो कहते हैं ना, एक कहावत सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी उसमें स्वस्थ आत्मा निवास करेगी। उसी प्रकार यदि संगठन मजबूत होगा तभी आप इफेक्टिव प्रशासन की संकल्पना कर सकते हैं। विश्व के किसी भी देश में जहां आप देखते हैं लोक प्रशासन बहुत मजबूत है, निश्चित मानिए उसका संगठन बहुत मजबूत है। क्लियर? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो संगठन क्या है बताइए? संगठन हुआ औपचारिक समूह को कहते हैं। संगठन एक व्यवस्था को कहते हैं, किसी निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो मानव और भौतिक संसाधनों का जो समूह होता है, संरचना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। क्लियर है? अब प्रबंध किसको कहोगे? तो प्रबंध किसको कहते हैं?
तो प्रबंध हुआ। इस उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना सकता हूँ। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जैसे ये मोटा मोटी समझ लो, ये संगठन हो गया, ये पूरा ढांचा। प्रबंध यहाँ हो गया, प्रबंध यहाँ हो गया, और संगठन पूरे ढांचा कहते, दोनों को मिला देंगे तो प्रशासन हो गया। जैसे भारतीय प्रशासन में प्रबंध शीर्ष स्तर पर मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, मध्य स्तर पर राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, और जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा किया जाता है। तो प्रबंध का मतलब क्या हुआ? कार्यों को मैनेज करना, निर्देश लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करना। समझ रहे हैं? तो संगठन जिसका जो मैनेज करता है, संगठन का जो इस्तेमाल करता है निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, उसको प्रबंध कहते हैं। और दोनों समष्टि को हम क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं। तो प्रशासन कह सकते हैं मानव और भौतिक संसाधनों के संगठन और प्रबंध को कहते हैं, जिसका उद्देश्य किसी निश्चित प्रयोजन की प्राप्ति करना होता है। क्लियर है? देरीनों का क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ कि संगठन के प्रशासन किसको कहेंगे? संगठन मानव और भौतिक संसाधनों के, मानव और भौतिक संसाधनों के संगठन और प्रबंध को कहेंगे, जिसका प्रयोजन, जिसका उद्देश्य क्या होगा? किसी निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करना। कोई कंफ्यूजन नहीं है? देयर इज नो कंफ्यूजन। यदि मैं कहूँ कि मैं संगठन या हम संगठन के युग में जीते तो कोई गलत नहीं होगा। आप सवेरे से लेकर शाम तक किसी न किसी संगठन पर निर्भर करते हो। जो बिजली प्रदान कर रहा है उसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहते हैं, जिसको साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड या नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कह सकते हो। जो सड़क पर चल रहे हो वो PWD ने बना रखा है। जो कानून और व्यवस्था आप पा रहे हो अभी, जिसमें आप काम कर रहे हो, उसको पुलिस डिपार्टमेंट ने कर रखा है। आज पूरे विश्व महामारी से जो लड़ाई कर रहा है और आप उसमें सुरक्षित हो, ये स्वास्थ्य विभाग के कारण सुरक्षित हो। तो मैं कहने का मतलब क्या हुआ? आपके विभिन्न आवश्यकताएं विभिन्न संगठनों पर निर्भर है। आपकी आवश्यकता बेहतर ढंग से मैनेज हो, आपका जीवन बेहतर ढंग से चले, इसके लिए संगठन का प्रभावकारी होना जरूरी है। संगठन का इफेक्टिव होना जरूरी है। संगठन का इफेक्टिव होना है, संगठन इफेक्टिव होगा तभी। और संगठन क्या है? एक जनरल कंसेप्ट है, ये सभी जगह इस्तेमाल होता है। राजनीति के संदर्भ में, आर्थिक संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में, सभी संदर्भ में संगठन इस्तेमाल होता है। परिवार को आप प्राथमिक संगठन कह सकते हो। फैमिली इज प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ आपका प्राथमिक संबंध होता है। स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, सरकारी कार्यालय हुआ, बाजार हुआ, उद्योग हुआ, सब संगठन के विभिन्न रूप है। प्रशासन में भी संगठन के बहुत सारे रूप है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, सब संगठन। रेल एक संगठन है, डाक और तार एक संगठन है, पुलिस विभाग एक संगठन है। तो आप संगठन के युग में जी रहे हो। आज अपने से आपकी कोई भी आवश्यकता पूरे नहीं होगी। आपको अपनी विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई ना कोई संगठन से ताल्लुकात रखना ही है, निर्भर रहना ही रहना। क्लियर है? तो प्रशासन में, प्रबंध में, समझ रहे लोग, प्रशासन में संगठन बहुत कॉमन है, प्रशासन बहुत, प्रबंध बहुत कॉमन है, लेकिन लोक प्रशासन बहुत कॉमन है। क्लियर है? अब लोक प्रशासन बेहतर हो, संगठन बेहतर हो, प्रबंध बेहतर हो, नागरिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए कुछ सिद्धांत होने चाहिए, कुछ विचारधारा होना चाहिए, कोई दृष्टिकोण होना चाहिए, तब ना व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए। अगर आप किसी भी चीज़ को हाफाजत रूप में चलाइएगा तो जीवन कहीं बेहतर हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, आपको जीवन के बारे में बहुत सारा सिद्धांत दिया गया है। जैसा सिद्धांत दिया गया है अर्ली टू गो गेट अप, अर्ली टू गो टू बेड। मतलब क्या होता है? सवेरे जागिए और सवेरे जल्दी बिस्तर पे चले जाइए। आफ्टर लंच समझ रेस्ट वाइल, आफ्टर सपर वॉक ए माइल। समझ रहे हैं? कहा जाता है कि थोड़ा खाना खाने के बाद आराम करना चाहिए, मॉर्निंग में उठ जाना चाहिए। समझ रहे हैं? दिन का समय काम के लिए होता है, आराम का समय, रात का समय आराम के लिए होता है। बहुत सारे दिनचर्या बना रखे हैं, सिद्धांत बना रखे हैं, और आप उसी के अनुरूप चलते हो। और कोई व्यक्ति अगर इसका अवहेलना करता है तो क्या होगा? तबीयत खराब होगी, वो जीवन बेहतर ढंग से नहीं जी पाएगा, तरह तरह की समस्याएं उसको आने लगेगी। तो इस हिसाब से क्या संगठन और सिद्धांत का बहुत वजूद है।
सिद्धांत का बहुत आवश्यकता है। बिना सिद्धांत का आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैं भी बोलता हूँ नीचे छत से छलांग लगा देना। छलांग लगा सकते हैं? नहीं छलांग लगा सकते, लेकिन जिसको तरीका पता है, जिसको विज्ञान पता है, वो छलांग लगा सो कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा जोग्राफिकल चैनल में, नेशनल जोग्राफिकल चैनल में आते रहता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, साइंस ऑफ स्टूपिड। उसमें भली बात ढंग से दिखलाया है कि अगर आप साइंस के हिसाब से काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टूपिड के हिसाब से काम करेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी होता है। इस संगठन में सिद्धांत बहुत जरूरी है। मैंने सिद्धांत के बारे में मतलब कि सिद्धांत वर्चुअली कहते हैं कि इसको मैंने बोला सिद्धांत जो होता है वह ज्ञान का एक रूप हुआ, एक स्टैंडर्ड रूप हुआ, ज्ञान का मानक रूप हुआ। ज्ञान का प्रारंभिक रूप का हमने अवलोकन का है। जैसे बच्चा जन्मता है, क्या करता है? अवलोकन करता है, ऑब्जर्व करता है। कोई भी चीज आप पहले क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो, उसके बारे में मतलब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हो, समझ, उसको अवलोकन कहते हैं, जिसमें आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हो। फिर उसको क्या करते हो? सोचते हो, विचारते हो, उस पर चिंतन करते हो, तो वो क्या बन जाता है? उपागम, विचारधारा, दृष्टिकोण वगैरह का रूप ले लेता है। क्लियर है? तो वह अवलोकन आगे चलकर किस चीज का रूप लेगा? विचारधारा, उपागम, दृष्टिकोण का रूप ले लेगा। फिर उसको हम पूरे व्यवस्थित तरीके से जांच पड़ताल परीक्षण करेंगे तो क्या बन जाएगा? सिद्धांत बन जाएगा। और जब हम उसको सभी विषयों पर एग्जामिन कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? दर्शन बन जाएगा। तो ज्ञान का प्राइमरी रूप कौन है? अवलोकन। और ज्ञान का अंतिम रूप कौन है? दर्शन। कन्फ्यूजन। जैसे बूढ़े आदमी से हम लोग क्या उम्मीद करते हैं? अवलोकन या दर्शन? दर्शन। एक पढ़ा लिखा आदमी से हम क्या उम्मीद करते हैं? दर्शन। जीवन का दर्शन। समझ रहे हैं? दर्शन का मतलब जिसको आप काट साथ कर सकते हैं, जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, जिसको आप खंडन नहीं कर सकते, जो हर तरह से स्थापित है। जैसे हम नश्वर जगत में रहते हैं, यहाँ हर का मौत निश्चित है, हर को जाना निश्चित। कोई यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं आया। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, कोई परमानेंट। ये चराचर सजा का सत्य है, इसको किसी तरह से झुटलाया नहीं जा सकता। जीवन का दर्शन। तो दर्शन ज्ञान का अंतिम रूप और अवलोकन प्राइमरी रूप, इन दोनों के बीच में उपागम है और सिद्धांत है। तो फिजिकल साइंस में जैसे देखते हो, फिजिक्स हुआ, ज्योग्राफी हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, उसमें आपको साइंस थ्योरी मिल जाएगा। व्यवहारिक विज्ञान में ये सिद्धांत सब थोड़ा कम मिलता है। यहाँ ज्यादातर विचारधारा, उपागम, दृष्टिकोण ज्यादा सटीक होता है। मतलब किसी भी चीज के बारे में, मतलब अगर आप मतलब कह सकते हैं मतलब कह सकते हैं पहले विचारधारा को परिभाषित करना तो क्या बोलेंगे? विचारधारा या दृष्टिकोण या उपागम वर्चुअली कह सकते हैं आधार वाक्यों का, तथ्यों का, आंकड़ों का वह समुच्चय है जिसके आधार पर घटनाक्रम का व्यवस्थित व्याख्या किया जा सकता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। समझ रहे? उसके बारे में टीका टिप्पणी किया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपागम, विचारधारा कहते हैं। और जब वह उससे आगे निकल जाता है तो किसका रूप ले लेता है? सिद्धांत का रूप ले लेता है। समझ रहे? और सिद्धांत से भी कोई चीज आगे निकल गया तो क्या चीज हो गया? दर्शन का रूप ले लेता है। जैसे हम लोग प्रशासन में बहुत सारे सिद्धांत पढ़ते हैं। जैसे सिद्धांत का नाम पता है? नौकरशाही सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत, व्यवहारवादी विचारधारा, प्रणाली विचारधारा। आजकल तो लोग यूपीएससी में एक टॉपिक और जुड़ गया, उसको कंटीजेंसी अप्रोच कहते हैं, आकस्मिकता उपागम। समझ रहे? यूपीएससी में और जुड़ गया। क्लियर? तो ये विचारधारा या उपागम या सिद्धांत सब एक ही दिशा में विभिन्न स्तर हुआ। मतलब प्राइमरी स्तर को हम लोग क्या कह सकते हैं? उपागम, दृष्टिकोण कर सकते हैं, और थोड़ा एडवांस स्तर को सिद्धांत कर सकते हैं। वैसे सिद्धांत सब लोक प्रशासन में फिट नहीं बैठता पूरी तरह, क्योंकि लोक प्रशासन पूरी तरह विज्ञान नहीं है। लोक प्रशासन में ज्यादा शब्द क्या फिट बैठता है? उपागम, दृष्टिकोण, विचारधारा इत्यादि। ठीक है? और दर्शन क्या हुआ? उसका अल्टीमेट हुआ, जिसको कोई काट नहीं सकता, किसी जिस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो संगठन समझ में आया आपको? तो संगठन हुआ एक औपचारिक संरचना को कहते हैं, औपचारिक समूह को कहते हैं, जिसमें
मानव संसाधन होते हैं, भौतिक संसाधन होते हैं, सत्ता का औपचारिक ढांचा होता है, और इसका प्रयोजन किसी निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है। क्लियर? जो संगठन का इस्तेमाल करता है, मैनेज करता है किसी निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसको प्रबंध कहते हैं। और संगठन और प्रबंध के योग को हम क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं। प्रशासन में लोक लग गया तो लोक प्रशासन हो गया, अर्थात सरकारी प्रशासन हो गया। ठीक है? यह क्या हो गया, कह सकते हैं आप, लोक प्रशासन के विषय वस्तु का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? लोक प्रशासन या प्रशासन के कौन कौन से सिद्धांत है, इसमें कौन कौन से उसके प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन सा बिहेवियर है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। तो सिद्धांत में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? नौकरशाही सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत इत्यादि। प्रिंसिपल्स हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? पद सोपान, आदेश की एकता इत्यादि। व्यवहार में हम लोग क्या पढ़ते हैं? निर्णयन, नेतृत्व इत्यादि। और संरचना में हम लोग क्या पढ़ते हैं? उसके विभिन्न रूप, जैसे विभाग हुआ, निगम हुआ, कंपनी हुआ इत्यादि। वेरी नो कन्फ्यूजन? समझ में आया आपको? तो ज्ञान का प्रारंभिक रूप कौन हो गया? अवलोकन हो गया। और ज्ञान का अंतिम रूप कौन हो गया? दर्शन हो गया। वेरी नो कन्फ्यूजन? हम लोग यहाँ पर अभी जो डिस्कस करें थोड़ा मैस मत हो जाए, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं प्रशासन, लोक प्रशासन के सिद्धांत या संगठन के सिद्धांत टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो आप संगठन का सिद्धांत को प्रबंध का सिद्धांत ही बोलेंगे तो भी चलेगा, प्रशासन का सिद्धांत बोलेंगे तो भी चलेगा, और लोक प्रशासन का सिद्धांत बोलेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग लोक प्रशासन का क्लास ले रहे हैं तो लोक प्रशासन का सिद्धांत बोलेंगे, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे इसी को जब पढ़ेंगे तो उसको वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, वाणिज्यिक संगठन कहेंगे, और हम लोग यहाँ सरकारी संगठन कहेंगे। लोक प्रशासन के दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, केवल सेटअप अलग अलग हो गया। क्लियर है? फिर अगर आप देखो यहाँ पर वर्चुअली जो होता है, जिसको आप सिद्धांत बोलते हो, विचारधारा बोलते हो, वो वर्चुअली ज्ञान का एक रूप है जो अवलोकन से उत्पन्न हुआ है और आगे बढ़ते हुए दर्शन की ओर जा रहा है। ये बीच में इंटरमीडिएट स्टेज है, जो मतलब कह सकते हैं संगठन के सिद्धांत या प्रशासन के सिद्धांत या प्रबंध का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? संगठन, प्रशासन अथवा प्रबंध संबंधी आधार वाक्यों का, ज्ञान का, तथ्यों का वह व्यवस्थित स्वरूप जिसके आधार पर हम संगठन की व्याख्या कर सकते हैं, प्रबंध की व्याख्या कर सकते हैं, प्रशासन की व्याख्या कर सकते हैं, और जो निर्दिष्ट लक्ष्य है उसकी प्राप्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन? क्लियर? तो दिस इज बेसिक पॉइंट। जो भी निर्दिष्ट लक्ष्य उसकी प्राप्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि लोक प्रशासन में एक सामाजिक व्यवहारिक विज्ञान है, इसमें बहुत सारे विषयों का प्रभाव है, इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि लोक प्रशासन का कोई भी अपना सिद्धांत नहीं, समझ रहे? सब दूसरे विषयों से लिए गए हैं और लोक प्रशासन में सम्मिलित कर दिया गया है। इनका समय अलग है, इनका पृष्ठभूमि अलग है, इनका दृष्टिकोण अलग है, इनका स्वरूप अलग है, लेकिन चूंकि सभी के सभी संगठन से ताल्लुकात रखते हैं, प्रशासन से ताल्लुकात रखते हैं, प्रबंध से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए सबको हमने इसके सिलेबस में ले रखा है, शामिल कर रखा है। समझ रहे हैं? तो लेकिन आप देखोगे कि जितने भी सिद्धांत, चाहे नौकरशाही सिद्धांत ले लो या प्रशासनिक सिद्धांत ले लो या वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत ले लो या मानव संबंध सिद्धांत ले लो, सबका दर्शन एक ही है, जिसको 3 E's कहते हैं। दक्षता, मितव्ययता और प्रभावकारिता। दक्षता का मतलब, दक्षता मतलब होता है कम लागत लगे और ज्यादा लाभ मिले। मितव्ययता का मतलब क्या हुआ? जो उपलब्ध संसाधन है उसका कम से कम इस्तेमाल होना। और प्रभावकारिता का मतलब क्या हुआ? कि जो भी काम हो रहा उसका समाज पर अच्छा खासा प्रभाव बने, प्रभाव दर्ज हो। तो 3 E's है। देखिएगा 2000 अभी जो आप लोग ने मेंस एग्जाम लिखा होगा उसका पहला क्वेश्चन ही यही था कि लोग, देखिए ना क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन में क्या था, जो लोग प्रशासन की, यह क्वेश्चन अभी इस बार जो आया है, लोक प्रशासन के सभी सिद्धांतों में
निहित लक्ष्य मित व्ययता और कार्यकुशलता है परीक्षण करें। यानी लोक प्रशासन में हम जितने सिद्धांत पढ़ रहे हैं सबका लक्ष्य क्या है, सबका उद्देश्य क्या है, 3 E's है, मित व्ययता है, दक्षता है और प्रभावकारिता है। उसी पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। क्लियर हुआ? तो आप मेरे को फिर से 2-3 चीज बतला दें। आज हम लोग कौन सा टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? तो आज हम लोग संगठन टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। संगठन लोक प्रशासन में क्या मायने रखता है? तो संगठन लोक प्रशासन का संरचना है, काया है, स्वरूप ढांचा। जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, उसी प्रकार एक प्रभावी संगठन से, एक सशक्त संगठन से ही आप प्रभावी प्रशासन की उम्मीद कर सकते हैं। समझ रहे? अगर मैं कहूँ संगठन के बगैर प्रशासन नहीं संभव है, तो बिल्कुल संभव नहीं है। अगर संगठन ही नहीं होगा तो प्रशासन काम करेगा कैसे? क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। संगठन में 4 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। एक है संगठन के सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसको प्रशासन के सिद्धांत कहते हैं। तीसरा प्रशासनिक व्यवहार, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर कहते हैं। चौथा संगठन का संरचना, जिसको स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये चारों टॉपिक पढ़ना बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें काफी टाइम लगता है। अगर आप इसको कवर कर लेंगे तो हो सकता है सेक्शन 1 के सभी क्वेश्चन इसी टॉपिक से पकड़ा जाएगा और आपको दूसरे टॉपिक पर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसी से आप कवर कर लेंगे। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस पर थोड़ा वर्कआउट करने की जरूरत है। ठीक है? तो संगठन क्या हुआ? तो संगठन कहते हो मानव और भौतिक संसाधनों का एक समुच्चय को कहते हैं, एक संरचना को कहते हैं, जिसका किसी निर्दिष्ट उद्देश्य, किसी निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है। जैसे परिवार को ले लो तो परिवार में सदस्य भी होते हैं और कुछ भौतिक संसाधन भी होते हैं, जिसका उद्देश्य क्या होता है? सब लोग राजी खुशी रहे, इस उद्देश्य की प्राप्ति करना होता है। तो संगठन क्या हुआ? मानव और भौतिक संसाधनों का वह समूह, जिसका या संरचना जिसका उद्देश्य किसी निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करना होगा। जो संगठन का इस्तेमाल करता है निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसको क्या कहते हैं? प्रबंध कहते हैं, जो किसी भी स्तर पर काम कर सकता है। और संगठन और प्रबंध के योग को हम क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं। और प्रशासन कई प्रकार का हो सकता है, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन, किसी प्रकार का हो सकता है। क्लियर है? तो आज हम लोग संगठन के सिद्धांत यानी प्रबंध के सिद्धांत या प्रशासन के सिद्धांत या लोक प्रशासन के सिद्धांत टॉपिक पर वर्कआउट करने वाले। इसमें नौकाशाही सिद्धांत आता है, इसमें मानव संबंध सिद्धांत आता है, इसमें वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत आता है। क्या मैं बतलाया, सिद्धांत जो होता है ना, यह ज्ञान का एक विभिन्न रूप है जो अवलोकन से अवतरित हुआ है। ज्ञान का प्रारंभिक रूप को हम अवलोकन कहते हैं, इसको अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। यह ऑब्जर्वेशन कालक्रम में किस चीज का रूप ले लेता है? उपागम और दृष्टिकोण का रूप ले लेता है, विचारधारा का रूप लेता है और आगे चल के ये सिद्धांत का रूप ले लेता है और अंत में किसका रूप ले लेता है? दर्शन का रूप ले लेता है। तो ज्ञान का प्राइमरी रूप अवलोकन और ज्ञान का अंतिम रूप दर्शन हुआ। और इन दोनों के बीच में जो अंतर्वर्ती स्तर है, उसमें उपागम, विचारधारा, दृष्टिकोण, सिद्धांत सब ज्यादा फिट बैठता है फिजिकल साइंस में, सोशल बिहेवियरल साइंस में, जहाँ अच्छा विचारधारा, उपागम, दृष्टिकोण इत्यादि होता है। विचारधारा, सिद्धांत, दृष्टिकोण इत्यादि का संबंध किससे है? वैसे तथ्यों से, वैसे आधार वाक्यों से, वैसे धारणाओं से, जिसके आधार पर घटनाक्रम का व्याख्या किया जा सकता है, निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकती है। मैंने बताया लोक प्रशासन में बहुत सारे सिद्धांत डेवलप हुए, लेकिन कोई भी लोक प्रशासन का अपना सिद्धांत नहीं है, क्योंकि लोक प्रशासन अंतर विषय उपागम में ऐसे विभिन्न विषयों से लोगों ने योगदान दिया। क्लियर है? इस हिसाब से बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन सभी सिद्धांतों का प्रयोजन एक ही है। और प्रयोजन क्या है? 3 E's है, दक्षता, मितव्ययता और प्रभावकारिता। कोई कंफ्यूजन नहीं? समझ में आ गया आपको? आए हम लोग एक सिद्धांत टॉपिक डिस्कस करना चाहेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखो बीपीएससी में सबसे ज्यादा बार अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन आया तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत से कई दफा क्वेश्चन है। इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं
तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को आपको देख लेना चाहिए। तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कहते हैं किसको है, अंग्रेजी में कहलाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। क्लियर है। ये सिद्धांत जो है 20वीं सदी के प्रथम दशक में प्रतिपादित हुआ है। संगठन का पहला व्यवस्थित सिद्धांत, मतलब दिस इज फर्स्ट सिस्टमेटिकली फॉर्मुलेटेड थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड इन 21st डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं सदी में प्रथम दशक में पहला व्यवस्थित संगठन का सिद्धांत को नौकर से क्या कहते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। क्लियर है। इसके जनक कौन है बताया जाए, इसके जनक F.W. टेलर। लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पर पहले भी कई विचारक योगदान अपना देते रहे। कई विचारक इससे पहले भी योगदान दिए, जिनमें कौन है, चार्ल्स वेबर जो कंप्यूटर के जन्मदाता हुए, हेनरी मैटकॉफ हुआ, हेनरी टाउने हुआ, फ्रेडरिक हेल्से हुआ। ये सब प्रारंभिक विचारक है जो वैज्ञानिक प्रबंध पर पहले भी विचार देते रहे। क्लियर, देयर इज नो कन्फ्यूजन। वैज्ञानिक प्रबंध शब्द जो है ना, वो कौन इस्तेमाल किया सबसे पहले, लुइस डी ब्रांडी 1910 में इस्तेमाल किया। 1910 में कौन इस्तेमाल किया था, फ्रेंच अर्थशास्त्री लुइस डी ब्रांडी द्वारा। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को एक व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको प्राप्त है, वो प्राप्त है F.W. टेलर को। ठीक है। टेलर के अलावा भी इसमें कई विचारकों ने योगदान दिया, गेंट हुआ, गिलब्रेथ हुआ, इमर्सन हुआ, एल कुक हुआ वगैरह वगैरह, जो इसमें उल्लेखनीय योगदान दिए। क्लियर, देयर इज नो कन्फ्यूजन। देखिए टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जो है, जैसा कि आप जानते हो, क्लियर है, संगठन का पहला व्यवस्थित सिद्धांत है जो 20वीं सदी के प्रथम दशक में प्रतिपादित हुआ। माना जाता है कि 19वीं सदी का जो उत्तरार्ध था वो अमेरिका के उद्योगों के लिए बहुत उतार चढ़ाव हो रहा था। अमेरिका के उद्योगों में क्या हुआ था कि औद्योगिक क्रांति के बावजूद, औद्योगिक क्रांति के बाद संगठन में जो परिवर्तन किया जाना था, आंतरिक समायोजन किया जाना था, वह नहीं किया गया था। अर्थात अभी भी संगठन में अंगूठे के नियम के अनुसार काम हो रहा था। अभी भी प्रबंध और श्रमिक के बीच कार्य विभाजन संबंधी भारी विसंगतियां थी। क्लियर। इसके कारण क्या होता था, आए दिन दंगा फसाद, तालाबंदी, समझ रहे, विरोध प्रदर्शन चलते रहता था। इससे उत्पादन घट रहा था, जिससे राष्ट्र को नुकसान हो रहा था। F.W. टेलर, जिन्हें औद्योगिक संगठन के संचालन का गहरा अनुभव था, उन्होंने अपना अनुभव का इस्तेमाल औद्योगिक संगठन के निष्पादन को बढ़ाने के लिए किया है। उसी को वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का। तो F.W. टेलर का जो ज्ञान था, विचारधारा था, दृष्टिकोण था, वह विभिन्न लेखों के माध्यम से प्रकाशित हुआ। तो कौन कौन सा लेख था कह सकते हैं आप। एक पहला लेख था पीस रेट सिस्टम, ए पीस रेट सिस्टम, जो 1895 में आया था, ये पीस रेट सिस्टम। फिर दूसरा क्या था, शॉप मैनेजमेंट, 1903 में आया था। फिर आप कह सकते हो द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ये 1906 में आया था। और द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किताब था, जो 1911 में आया था। क्लियर। तो ये सब पुस्तकों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। देयर इज नो कन्फ्यूजन। समझ आया आपको। तो फिर से मैं बतला दूं कि टेलर जो थे, टेलर ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का इस्तेमाल अमेरिका के उद्योगों में अव्यवस्था को दूर करने के लिए किया था। अमेरिका के उद्योगों में औद्योगिक क्रांति के बावजूद आंतरिक समायोजन नहीं किया गया था। अंगूठे के नियम के अनुसार निष्पादन हो रहा था और प्रबंध और श्रमिक के बीच कार्य विभाजन संबंधी भारी विसंगतियां थी। तो आए दिन विरोध प्रदर्शन होते रहता था, आए दिन तालाबंदी होते रहता था, आए दिन दंगा फसाद होते रहता था। तो इसको एड्रेस करने के लिए टेलर जीवन में जो कुछ भी अपने अनुभव पाए थे उसका इस्तेमाल किया। उसी को वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कहा, जो उनके विभिन्न लेखों के माध्यम से प्रकाशित हुआ। इनमें क्या क्या नाम बतलाया, इसमें लेख का नाम बतलाया द पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स
एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। याद रहेगा, देयर इज नो कंफ्यूजन। अब आप देखते हैं जैसे टेलर जो है वो प्रबंध को क्या मानते हैं? टेलर प्रबंध को सच्चा विज्ञान मानते हैं। टेलर का मानना है कि जो टेलर प्रबंध एक सच्चा विज्ञान है जो निश्चित नियम और सिद्धांतों पर आधारित है और जिसे सर्वत्र लागू किया जा सकता है। यानी प्रबंध के तकनीकों को, प्रबंध के तौर तरीकों को आप चर्च में लागू कर सकते हैं, खेती में लागू कर सकते हैं, स्कूल में लागू कर सकते हैं, सरकारी संगठन में लागू कर सकते हैं, सामाजिक संगठनों में लागू कर सकते हैं। तो जहाँ चाहे वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेलर का क्या मानना था कि प्रबंध एक सच्चा विज्ञान है जो निश्चित नियम और सिद्धांतों पर आधारित है और जिसे सर्वत्र लागू किया जा सकता है। समझ में आया आपको? तो ये सिद्धांत जो है वो वर्चुअली क्या करता है? कार्य की भौतिक प्रकृति और श्रमिकों के शारीरिक प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। कार्य की भौतिक प्रकृति और श्रमिकों के शारीरिक प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। यह सिद्धांत जो है कार्य विभाजन, तर्क, विवेक सम्मत आर्थिक मानव कार्य विभाजन, विशिष्टीकरण, समझ रहे हैं, फिर कह सकते हो तकनीकी सक्षमता, समझ रहे हैं, वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग इत्यादि पर बल देता है। यह मानता है, समझ रहे, यह मानता है कि संगठन के प्रबंधन में खासतौर पर निम्न स्तर पर वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग से निष्पादन को अधिकतम किया जा सकता है। यह सिद्धांत जो है वर्चुअली, समझ रहे, मतलब कह सकते हैं श्रमिक के शारीरिक प्रकृति और कार्य के भौतिक प्रकृति के बीच संबंध पर अध्ययन करता है, अर्थात कार्य के अनुसार कर्मचारी की व्यवस्था करता है। जैसा कार्य वैसे कर्मचारी। क्लियर? देयर इज नो कन्फ्यूजन। यह सिद्धांत जो है मतलब कह सकते हो जब टेलर इस सिद्धांत को डेवलप कर रहे थे उस क्रम में उन्होंने श्रमिकों में एक बहुत ही खास प्रवृत्ति देखी थी। इसका नाम उन्होंने क्या कहा था? इसका नाम उन्होंने सॉलिडरिंग फेनोमेना कहा। सॉलिडरिंग फेनोमेना कहा। सॉलिडरिंग फेनोमेना क्या होता है? इसमें श्रमिकों द्वारा जानबूझकर निष्पादन को कम रखने की प्रवृत्ति होती है। निष्पादन को जानबूझकर कम रखता है। ऐसा दो कारणों से कर सकता है। या तो एक पहला पर्यावरण के दबाव के कारण वह पर्यावरण के समक्ष अपने लिए चुनौती खड़ा नहीं करना चाहता, समस्या खड़ा करना नहीं चाहता। वह हमेशा जितना कहा जाता है उससे कम निष्पादन देता है ताकि लोग उससे ज्यादा उम्मीद ना रखें। और दूसरा उसका शारीरिक और मानसिक क्षमता एक लेवल तक ही काम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं काम कर सकता। क्लियर है? तो टेलर का मानना है कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के माध्यम से इस प्रवृत्ति को रोका जा सकता है और निष्पादन को क्या किया सकता है? बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत वर्चुअली है क्या? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत वर्चुअली हुआ विज्ञान के तकनीकों के माध्यम से, विज्ञान के तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से औद्योगिक निष्पादन को बढ़ाना, संगठन का प्रबंधन करना, विज्ञान के माध्यम से संगठन का प्रबंधन करना, यही वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है। देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो इसके जनक कौन हो गए? F.W. टेलर। समझ। और इसके पहले वाले विचारक कौन हो गए? चार्ल्स बेबेज इत्यादि। और बाद वाले विचारक कौन हो गए? जैन गिलबर्ट इमर्सन इत्यादि। इसका मेन थ्रस्ट क्या है? इसका मेन थ्रस्ट यही है कि प्रबंध सच्चा विज्ञान है जो निश्चित नियम और सिद्धांतों पर आधारित है और जिन्हें सर्वत्र लागू किया जा सकता है। ठीक है, जिसे सर्वत्र लागू किया जा सकता है। समझ। यह सब श्रमिकों का अध्ययन कर रहा था तो श्रमिकों में खास प्रवृत्ति देखी। श्रमिक जानबूझ के निष्पादन को कम रखना चाहते हैं। उनको डर लगता है कि वो ज्यादा निष्पादन करेंगे तो प्रबंध उनसे और ज्यादा उम्मीद करने लगेगा। क्लियर है? इसके अलावा सबका शारीरिक मानसिक क्षमता भी जैसा नहीं होती। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा काम कर लेकिन सब बराबर काम करे, यह आवश्यक नहीं है। क्लियर हुआ? देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो ये मैं आपको बतला रहा था। टेलर
वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में कुछ प्रिजम्पशंस पर विचार किया। क्या प्रिजम्पशंस है? पहला, कार्य कर्मचारी से अधिक महत्वपूर्ण होता है। आपको मान के चलना पड़ेगा, कार्य ज्यादा इंपॉर्टेंट, कर्मचारी तो आप जैसा चाहो से मैनेज कर सकते हो। पहले तो कार्य को परिभाषित करो, कार्य को जानो, कार्य को समझो कि कार्य में कैसे मैन पावर की जरूरत है। समझ रहे? तो पहला क्या हुआ? पहला हो गया कार्य कर्मचारी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नंबर दूसरा ये होता है कि श्रमिक जो होता है या कार्मिक जो होता है आर्थिक मानव होता है। आर्थिक मानव का मतलब क्या होता है? वह मौद्रिक घटकों से प्रभावित होता है, वह भौतिक घटकों से प्रभावित होता है। समझ है? और तीसरा क्या होता है? ये सिद्धांत का होता है कि एक अच्छा श्रमिक उसी को कहते हैं जो स्वयं पहल नहीं करता है, बल्कि जो कुछ कहा जाता है उसे लागू करता है। क्लियर? एक अच्छा श्रमिक किसको कहोगे? जो अपने मन से काम करे या फिर जो कहा जाए उसको बेहतर ढंग से करे। निश्चित रूप से जो कहा जाए उसे बेहतर ढंग से करे, उसी को हम अच्छा श्रमिक कहते हैं। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। एक अच्छा श्रमिक वही है जो मतलब क्या कहते हैं, प्रबंध द्वारा दिए गए निर्देशों को सम्मान करता है, इज्जत करता है। और लास्ट में कहा गया कि विज्ञान के तकनीकों के प्रयोग से औद्योगिक निष्पादन को, कार्यक्रम को क्या कह सकता है, प्रभावित किया जा सकता है, महत्व को बढ़ाया जा सकता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के में जो 4 प्रिजम्पशंस है वो क्या है? पहला प्रिजम्पशन है कार्य कर्मचारी से अधिक महत्वपूर्ण। नंबर दूसरा क्या हुआ? दूसरा वह श्रमिक एक आर्थिक प्राणी हो गया जो केवल मौद्रिक घटकों से प्रभावित हो रहा है। तीसरा क्या हो गया? तीसरा यह हो गया एक अच्छा श्रमिक वह जो स्वयं पहल नहीं करेगा, बल्कि जो कहा जाएगा उसको लागू करेगा। और चौथा क्या होगा कि भौतिक घटकों से या वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग से औद्योगिक निष्पादन को क्या कह सकता है? बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? तो 4 प्रिजम्पशंस पर यह सिद्धांत आधारित है। समझ रहे? इस सिद्धांत में टेलर ने 4 सिद्धांतों को चिन्हित किया है। जैसे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के लिए क्या होगा? सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में टेलर ने बोला कार्य के सच्चे विज्ञान का खोज। सबसे पहला क्या हुआ? कार्य के सच्चे विज्ञान का खोज। टेलर का मानना है कि संगठन में प्रत्येक कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि का खोज किया जा सकता है। ठीक है? तो कार्य के सच्चे विज्ञान का खोज का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि का खोज। जब हम सर्वश्रेष्ठ विधि का खोज करेंगे तो बहुत सारे विधि मिल सकते हैं। उन विधियों में सबसे बेहतर विधि कौन है उसी को खोजने को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब कार्य के सर्वश्रेष्ठ विधि का खोज। क्लियर है? तो पहला हो गया कार्य के सर्वश्रेष्ठ विधि का खोज। समझ रहे हैं? जैसे सपोज कीजिए कोई ऑफिस है, उसमें कर्मचारी मैनुअल काम कर रहे हैं, करने के बहुत सारे तरीके होंगे, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका बदलाओ जिसमें कम थकावट होता हो, ज्यादा निष्पादन मिलता हो वगैरह। ठीक है? तो पहला हो गया कार्य के सच्चे विज्ञान का खोज। दूसरा क्या हुआ? प्रबंध द्वारा श्रमिकों का कार्य के सर्वश्रेष्ठ विधि के अनुसार चयन और प्रशिक्षण। अब क्या होगा? जब संगठन में तय हो गया कि इस कार्य के सच्चे विज्ञान का खोज होगा, सर्वश्रेष्ठ विधि के अनुसार कार्य होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि मतलब कर्मचारी का भर्ती अब उसी तरह से होना है, कर्मचारियों का चयन उसी तरह से होना है। जिनको इन सर्वश्रेष्ठ विधि का ज्ञान नहीं हो उनको प्रशिक्षण देकर उनकी भरपाई किया जाएगा। तो ये कार्य के सच्चे विज्ञान का खोज नंबर 1। और नंबर 2 कौन हो गया? नंबर 2 हो गया कर्मचारियों का चयन और प्रशिक्षण सर्वश्रेष्ठ विधि के अनुसार। ठीक है? तीसरा क्या होगा? प्रबंध द्वारा श्रमिकों के सहयोग। मतलब प्रबंध का काम क्या होगा? श्रमिकों को उनके कार्यों में सहयोग देना होगा। जहाँ कहीं भी श्रमिक उलझ रहे हैं, फंस रहे हैं, उनसे काम नहीं हो पा रहा, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होना चाहिए? प्रबंध का हेल्प उसको मिलना चाहिए। तो तीसरा क्या? प्रबंध के द्वारा कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ विधि में सहयोग करना होगा। और चौथा क्या होगा? प्रबंध और श्रमिक के बीच कार्य और जवाबदेही का समुचित विभाजन। यानी प्रबंध मतलब श्रमिक हुआ
इन्हें प्रबंध मतलब कौन हो गया, जो संगठन को मैनेज कर रहा है, और श्रमिक जो हुआ जो काम कर रहा है। इन दोनों के बीच क्या होगा, कार्य और जवाबदेही का समुचित विभाजन। जो जिस लायक है उसका काम दे दो। संगठन सर्वश्रेष्ठ विधि के अनुसार उत्पादन करा सकता है, वो काम उसको दे दो, ठीक है। और फिर समझ रहे हैं, और सर्वश्रेष्ठ विधि के अनुसार कार्य कैसे करना, ये आपका काम है, ये अपने से आप मैनेज करो, समझ रहे हैं। तो कार्य के सर्वश्रेष्ठ विधि का खोज करना, समझ रहे हैं, प्रबंध का काम हो गया, और कार्य के सर्वश्रेष्ठ विधि के अनुसार कार्य करना श्रमिक का काम हो गया। तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में जो 4 सिद्धांत टेलर डेवलप किए, वो आपको पता लगा, क्या पता लगा। पहला हो गया प्रबंध के या कार्य के सच्चे विज्ञान का खोज, अर्थात एक सर्वश्रेष्ठ विधि का खोज। नंबर दूसरा क्या हो गया, कर्मचारियों का सर्वश्रेष्ठ विधि के अनुसार चयन और प्रशिक्षण। नए कर्मचारियों का सर्वश्रेष्ठ विधि के अनुसार चयन होगा, और पुराने कर्मचारियों का सर्वश्रेष्ठ विधि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। और तीसरा, प्रबंध द्वारा श्रमिकों को सहयोग, यानी प्रबंध श्रमिकों को सहयोग देगा, समझ रहे हैं ना, कैसे काम करना है। और चौथा, कार्य और जवाबदेही का श्रमिक और प्रबंध के बीच समुचित विभाजन। जो जिस लायक काम है उस काम उसको या उसको सौंप दे। ये 4 सिद्धांत है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जब आया था उस समय अमेरिकी उद्योग बहुत अव्यवस्था में चल रहे थे, आए दिन दंगा फसाद, निष्पादन में गिरावट वगैरह हो रहा था। तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत एक तरह से आप कर सकते हो, मतलब कर सकते हो रामबाण के जब समान सिद्ध हुआ। यह अमेरिका में वर्षों से चले आ रहे, समझ रहे, श्रमिक और प्रबंध के बीच विवादों को दूर कर दिया। यह अमेरिका में चर्चित बहुत सारे सामाजिक आर्थिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से एड्रेस किया। क्लियर है। सो दिस इज बेसिक। इसे मानसिक क्रांति की संज्ञा दी गई। इसे मानसिक क्रांति क्यों कहा जाता है, इसे मानसिक क्रांति इसलिए कहा जाता है कि इसने श्रमिक और प्रबंध दोनों के मन स्थिति में बदलाव लाया, और दोनों को यह संदेश दिया कि दोनों का हित जो है परस्पर सहयोग में, ना कि टकराव में। क्लियर है। सो दिस इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन समझ रहे, इसको हम लोग मानसिक क्रांति कहते हैं। क्लियर है। कंफ्यूजन। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जो है वह विज्ञान के माध्यम से पूंजी और श्रम के बीच जो वर्षों से चला आ रहा लड़ाई उसको एड्रेस करने की कोशिश किया। क्लियर है। कंफ्यूजन। टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत हुआ, पहला सिद्धांत हुआ जो संगठन में सवारे प्रबंध और श्रमिक दोनों को समुचित जगह दिया है, कार्य विभाजन पर ध्यान दिया, लोकतंत्र पर ध्यान दिया है, कर्मचारियों के मनोबल प्रेरण पर ध्यान दिया है। क्लियर है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में टेलर कई सिद्धांतों को ढूंढा है। वे सिद्धांत क्या है, कौन कौन सिद्धांत है जिसके माध्यम, तकनीक बोले, सिद्धांत से चलो तकनीक, कौन कौन सा तकनीक है। तो सबसे पहला तकनीक है समय अध्ययन विधि। समय अध्ययन विधि का मतलब होता है टाइम स्टडी मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी कार्य के पूरा होने के मानक समय का निर्धारण करते हैं, एक काम किस मानक समय में पूरा हो सकता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप वॉच वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है। यह मतलब सर्वश्रेष्ठ विधि के खोज में सहयोग देता है। यह नैतिक कार्य जो बड़े पैमाने पर हो रहे उसको मैनेज करने में क्या करता है, मदद करता है। तो कार्य के सर्वश्रेष्ठ विधि का खोज, पहला समय तकनीक, समय अध्ययन तकनीक, समय तकनीक, समय विधि तकनीक पता लगा आपको, समय अध्ययन तकनीक। इसमें किसी कार्य को पूरा होने का मानक समय निकाला जाता है ताकि सर्वश्रेष्ठ विधि का खोज किया जा सके। दूसरा होता है गति अध्ययन विधि। गति अध्ययन तकनीक में हम लोग क्या करते हैं, किसी काम का पूरा होने का कितना विभिन्न गति हो सकता है उसका हम अध्ययन करते हैं और सर्वश्रेष्ठ गति का निर्धारण करते हैं। क्लियर है। इसमें कार्य संपन्न होने के जितने विधि हैं अवसर प्रयुक्त समय सबका देख लेते हैं, और अंत में जो सबसे उपयुक्त रहा, जो सबसे प्रभावकारी रहा, वैसे मतलब हम लोग कह सकते हैं मतलब विधि का निर्धारण करते हैं। तो समय अध्ययन विधि और गति अध्ययन विधि दोनों मिलकर
सर्वश्रेष्ठ विधि के खोज में क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्लियर है। इसके अलावा और क्या है बताइए, इसके अलावा विभेदीकृत मजदूरी व्यवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। टेलर कहते हैं कि श्रमिकों को अगर आप मतलब निष्पादन के आधार पर मजदूरी देंगे तो उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी, वे ज़्यादा करना चाहेंगे। इसलिए उन्होंने क्या तय किया है कि आपको परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन दिया जाएगा। शुरू में आपका वेतन कम मिलेगा और लेकिन आप परफॉर्मेंस पर पहुंच गए नहीं समझ तो फिर आपको बोनस दिया जाएगा और फिर उससे ज़्यादा लेवल पर काम करने लगे तो आपको उच्च दर पर मजदूरी दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, मतलब डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम, विभेदीकृत मजदूरी व्यवस्था, यानी निष्पादन के आधार पर मजदूरी दिया जाना। क्लियर है। चौथा, इसमें और टेक्निक आप ले सकते हो। इसमें होता क्या है, प्रक्रियात्मक पर्यवेक्षण। प्रक्रियात्मक पर्यवेक्षण का मतलब क्या होता है, फंक्शनल फोरमैनशिप। ये टेलर कहते हैं कि श्रमिक वैज्ञानिक प्रबंध के अनुसार काम करे, इसके लिए उनको विशेषज्ञ आवश्यक है। ये कैसे संभव है, समझ रहे हैं। इसमें वर्चुअली क्या होता है, एक श्रमिक को अलग अलग 8 विषयों पर 8 अलग अलग पर्यवेक्षक द्वारा मार्गदर्शन दिया जाना है। उसमें 4 पर्यवेक्षक मतलब नियोजन कार्य से जुड़े हुए हैं और 4 पर्यवेक्षक निष्पादन कार्य से जुड़े हुए हैं। जो नियोजन कार्य से जुड़ा हुआ है नियोजन कक्ष में और जो निष्पादन जुड़ा हुआ क्षेत्र में काम कर रहा है। क्लियर है। तो उसमें 8 कौन कौन सुपरवाइजर है या स्टाफ है जिनसे आपको मार्गदर्शन लेना है, तो गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्ट्रीट बॉस, इंस्पेक्टर, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, देन इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, देन वर्क ऑर्डर क्लर्क एंड लास्ट हो गया आपका क्या कहते हैं, आपका सॉफ्ट डिसिप्लिनेरियन। क्लियर है। तो ये क्या हुआ, 8 सुपरवाइजर है जो आपको 8 अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन करेंगे। इसका फायदा क्या होगा, आपको विशेषज्ञता युक्त मार्गदर्शन मिलेगा और आप जो होंगे वैज्ञानिक प्रबंध के अनुसार काम कर पाएंगे। ठीक है। इसी ढांचा को आगे बढ़ाते हुए टेलर एक और तकनीक इस्तेमाल किया, उसका नाम है प्रबंध में अपवाद का विचार। तो प्रबंध में अपवाद का विचार क्या कहता है, प्रबंध में अपवाद का विचार कहता है कि हम श्रमिकों के हर व्यवहार का प्रबंधन नहीं करेंगे, हम श्रमिकों के केवल अपवादात्मक रूप से सबसे अच्छा व्यवहार और अपवादात्मक रूप से सबसे खराब व्यवहार का प्रबंधन करेंगे। समझ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कि श्रमिक जो प्रबंधन करने वाले लोग हैं वह पूरा का पूरा हर काम में मतलब हर श्रमिक के काम में उलझे हुए नहीं रहेंगे। जो उस लेवल का काम होगा उसी में वह काम कर पाएंगे, बाकी समय अपना वह सर्वश्रेष्ठ विधि का खोजने में और प्रबंध करने में इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। तो ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रबंध में अपवाद का सिद्धांत। मतलब आपको प्रबंध करना है लेकिन केवल अपवादात्मक व्यवहार का करना है। जो श्रमिक अपवादात्मक रूप से बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको आप रिवार्ड दीजिए और जो श्रमिक अपवादात्मक रूप से बहुत खराब काम कर रहे हैं उनको आप क्या कीजिए, पनिश कीजिए। अगर आप हर व्यवहार में श्रमिक के टांग अड़ाएंगे तो न आप अपना काम ढंग से करेंगे न श्रमिक को काम करने देंगे। तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि श्रमिक समझ रहे हैं और क्या कर सकते हैं, श्रमिक का जो प्रबंधन हो वो केवल उसके अपवादात्मक व्यवहार का ही प्रबंधन हो। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में और भी कई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे आधुनिक समय लागत प्रणाली हो गया, या फिर कह सकते हो नियमावली हो गया, फिर आप कह सकते हो आधुनिक लागत प्रणाली हो गया, फिर इसके बाद आप क्या कह सकते हो, फिर आप कह सकते हैं MBS कार्ड हो गया। तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में टेलर ने और भी कई तकनीकों का इस्तेमाल किया। क्लियर। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत लोक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में एक है। आप समझ लो यह अमेरिकी उद्योगों को जो संकट के दौर से गुजर रहा था उसको उभरने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरी बात समझ, उसके उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। समझ, ये टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत हुआ
वह मतलब संगठन में श्रमिक और प्रबंध के बीच कार्य के वातावरण को सुधार दिया, एक खुशहाल माहौल बना दिया। दोनों को यह संदेश दिया कि प्रबंध और श्रमिक दोनों का उद्देश्य लड़ना झगड़ना नहीं, बल्कि एक दूसरे को सहयोग देना। इसने लोकतंत्रीयता पर, सहभागिता पक्ष पर, या फिर कह सकते हैं आप अभिप्रेरण पक्ष पर पहले से विचार किया, जिसको आगे बाद में मैस्लो, हर्जबर्ग और बाकी विचारक डेवलप किए। ये इसको प्राइमरी लेवल पर ही डेवलप कर दिया। ठीक है, सो दिस इज बेसिक पॉइंट क्लियर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जो है मतलब 2-3 मायने में फायदेमंद है। एक तो इसने अंगूठे के नियम को विज्ञान के द्वारा सुलझाया है, और दूसरा क्या है, इसने प्रबंध और श्रमिक के बीच जो वर्षों से लड़ाई चल रहा था उसको उसने सुलझा दिया है। समझ रहे, इसका मानना है कि प्रबंध का उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रत्येक श्रमिक के अधिकतम दक्षता और अर्जन के साथ साथ संगठन का अर्जन होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इस समय वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में मतलब कह सकते मतलब विज्ञान के माध्यम से श्रम और पूंजी के बीच जो वर्षों से चला आ रहा विवाद उसको एड्रेस करने का प्रयास किया गया। यह अमेरिका में डेवलप हुआ, अमेरिकी उद्योगों में डेवलप हुआ, लेकिन इसका प्रभाव अमेरिकी उद्योगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बड़ी जल्दी यह जो है यूरोप के देशों में, यहाँ तक कि सोवियत रूस में भी लोकप्रिय हो गया 1920 से 40 के बीच में। यहाँ तक यहाँ लोक प्रशासन में भी अपनी बहुत ज्यादा अपील बनाई। FW जैसे देखते लोक प्रशासन के जनक कौन थे, वुडरो विल्सन ने न केवल प्रशासन के सिद्धांतों का समर्थन, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का स्वागत किया, बल्कि उसे लोक सेवा सुधार में लागू करने का आह्वान भी किया। तो अगर आप मेरे से 5 अचीवमेंट पूछे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का, तो क्या क्या अचीवमेंट है। तो पहला अचीवमेंट हुआ कि इसने वर्चुअली क्या है, अंगूठे के नियम को विज्ञान द्वारा स्थापित किया। दूसरा, इसने प्रबंध और श्रमिक के बीच वर्षों से चले आ रहे कार्य विभाजन संबंधी विसंगतियों को दूर कर दिया। प्रबंध को सर्वश्रेष्ठ विधि खोजने का काम दे दिया और श्रमिक को सर्वश्रेष्ठ विधि के अनुसार कार्य करने का दायित्व दे दिया। इसने संगठन के वातावरण को खुशहाल बनाया। इसने समझ रहे हैं लोकतंत्रीयता पक्ष पर, सहभागिता पक्ष पर, अभिप्रेरण पक्ष पर जो वर्कआउट किया, इसे बात के विचारक और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो ये सब क्या हुआ, इसका उपलब्धि हुआ वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का। इसकी परिसीमाओं ने नए शोध अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त किया। क्लियर। इसके बावजूद कुछ एक आधार पर इसकी आलोचना भी होती है। तो क्या क्या आलोचना होती है। सबसे पहला जो है, इस सिद्धांत को संगठन का आंशिक सिद्धांत कहा जाता है। क्यों आंशिक सिद्धांत कहा जाता है? ये पूरे संगठन का अध्ययन नहीं करता, ये केवल सॉफ्ट फ्लोर लेवल के समस्या का अध्ययन करता है, पूरे संगठन का अध्ययन नहीं करता है। एक उच्च स्तर पर तो बिल्कुल विचार ही नहीं करता। नंबर 2 क्या है, इस सिद्धांत को यांत्रिक सिद्धांत के रूप में भी आलोचना किया जाता है, क्योंकि इसमें मानवीय पक्ष का अनदेखा किया। संगठन में मनुष्य को मशीन के रूप में क्या किया है, व्याख्या किया है, जो स्वीकार नहीं। तीसरा, ये सिद्धांत मानवीय प्रेरण का मतलब अपर्याप्त अध्ययन करता है, आंशिक अध्ययन करता है, बहुत समान तरह का अध्ययन करता है। समझ रहे हैं मानवीय प्रेरण के बारे में। नेक्स्ट, यह सिद्धांत जो है समझ रहे हैं केवल भौतिक पक्ष पर ज्यादा बल करता है, शारीरिक पक्ष पर ज्यादा बल देता है। यह केवल उत्पादन से संबंधित जो श्रमिक के व्यवहार है उसी पर केवल विचार करता है, दूसरे पक्ष पर विचार नहीं करता। ठीक है। इसके अलावा क्या है बताइए, इस सिद्धांत में जो आप देखते हो सबका आलोचना सबसे मजदूर संघ कर रहा था। मजदूर संघ को लगा कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के लागू होने से जब प्रबंध और श्रमिक के बीच कोई विवाद नहीं रहेगा तो हमारी क्या भूमिका रहेगी।
इस सिद्धांत का जो प्रबंध थे वो भी आलोचना की, क्योंकि उनको इस सिद्धांत से अपने भूमिका बढ़ जाने, जवाबदेही बढ़ जाने का भय था। नेक्स्ट, इस सिद्धांत का आलोचना जो है हमारे श्रमिकों लोगों ने भी किया। शुरू में उनको लगता था कि इनसे इनकी भूमिका छिन जाएगा, समझ रहे। तो श्रमिक ने भी आलोचना किया कि उनका छटनी हो जाएगा, प्रबंध ने भी आलोचना किया कि उनकी भूमिका बढ़ जाएगा, और समझ रहे श्रमिक संघ ने भी आलोचना किया। उन्हें लगा कि इससे उनकी भूमिका बदलने वाली है, उनकी भूमिका प्रासंगिकता खत्म होने वाली है। तो इन लोगों ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की आलोचना की। ठीक है, तो 5 आलोचना बदलाव। पहला आंशिक सिद्धांत, दूसरा यांत्रिक सिद्धांत, तीसरा कह सकते हो आप मानवीय अभिप्रेरण का अपर्याप्त व्याख्या, चौथा कह सकते हो मार्क्सवादी विचारक इस सिद्धांत की आलोचना इसलिए कि उनको लगता है कि इस सिद्धांत में पूंजीवादी वर्ग का वर्चस्व रहेगा और श्रमिकों का शोषण होगा। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का बड़ा हिस्सा इसके द्वारा ले जाएगा, प्रबंध द्वारा ले जाएगा, और श्रमिक को बहुत छोटा हिस्सा मिलेगा। तो टेलर मार्क्सवादी विचारकों ने भी इस सिद्धांत की आलोचना की। इसके अलावा इस सिद्धांत की आलोचना और कौन किया? मजदूर संघ ने किया, प्रबंध ने किया, श्रमिकों ने भी किया। लगभग सभी लोगों ने सिद्धांत की शुरू में आलोचना किया, लेकिन जैसे जैसे सिद्धांत के महत्व समझ में आते गए, इसकी प्रायोगिकता बढ़ती गई, वैसे वैसे इसका प्रासंगिकता बना हुआ है। आज आप देखते हो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के अलावे कई सिद्धांत डेवलप हो गए, लेकिन जहाँ तक दक्षता का सवाल है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का व्याख्या आज भी प्रथम सिद्धांत के रूप में किया जाता है। जहाँ तक दूसरे से मतलब कह सकते हो इस सिद्धांत की परिसीमाओं का सवाल, इसके परिसीमाओं ने भी आगे शोध अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, इसके अलावा इस सिद्धांत का और क्या मतलब कह सकते हो प्लस पॉइंट हुआ, यह मतलब संगठन के प्रबंधन का एक व्यवहारिक नजरिया प्रदान किया, कैसे निष्पादन बढ़ाया जाए, कैसे दक्षता बढ़ाया जाए। क्लियर। और चौथा कह सकते हो इसके परिसीमाओं ने भी आगे शोध अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त किया। इसने संगठन का व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में और सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य दोनों में लाभान्वित किया, सहयोग दिया। आज हम इस सिद्धांत को दक्षता के पर्याय के रूप में देखते हैं। अमेरिका में जो 1950 तक दक्षता आंदोलन का प्रभाव रहा है, उसके पीछे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत भी एक बहुत बड़ा वजह था। लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में उत्पत्ति हुई, उसके पीछे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का आगमन भी एक बहुत बड़ा वजह। क्लियर है। तो आज 2020 में समझ रहे हैं इस सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है। इस सिद्धांत की प्रासंगिकता और भी बढ़ गया है। आज दक्षता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आज मितव्ययता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज आप देख रहे 9 लोग प्रबंध में जो 9 टेलरवाद का जगह लेकर यह सिद्धांत फिर से अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए। तो जब तक दक्षता प्रशासन है महत्वपूर्ण, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत महत्वपूर्ण, समझ इस हिसाब से इसका महत्व कभी कम होने वाला नहीं। क्लियर है। तो आज जो है ना, आप वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पर एक नोट को एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, समझ रहे। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को बोलना। एक किताब ले सकते हो कोई प्रशासनिक चिंतक का, उससे कंसल्ट करना, और कहीं कोई दिक्कत है तो मेरे को बोलिएगा। मैं फिर से रिव्यू कर दूं। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के जनक F.W. टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत सर्वप्रथम लुईस डी ब्रांडिस द्वारा 1910 में प्रयोग। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में पहले के विचारक चार्ल्स वेबर, हेनरी मैटकॉफ इत्यादि, बाद के विचारक गैन, गिलब्रेट, इमर्सन इत्यादि। समझ सिद्धांत, इसके 4 सिद्धांत कौन है? कार्य के सच्चे विज्ञान का खोज, समझ कर्मचारियों का चयन और प्रशिक्षण सर्वश्रेष्ठ विधि के अनुसार। तीसरा प्रबंध द्वारा श्रमिकों को सहयोग, और चौथा प्रबंध और श्रमिक के बीच कार्य जवाबदेही का विभाजन। फिर तकनीक में समय अध्ययन विधि, तकनीक गति अध्ययन विधि, मानकीकरण, ये सब व्यवस्था तकनीक।
उपलब्धि अंगूठे के नियम को विज्ञान द्वारा हटाया, नंबर 1। और नंबर 2, शोध अनुसंधान का महत्व स्पष्ट किया। समझ रहे, लोकतंत्रीयता पर, मानवीय पक्ष पर, समय सहभागिता पक्ष पर जो इसने वर्कआउट किया वो आगे चल के लोगों ने बढ़ाने का काम किया। शुरुआत इसी से किया गया। संगठन के माहौल को खुशहाल बनाया। समझ, प्रबंध और श्रमिक के बीच वर्षों से जो पूंजी और श्रम के बीच लड़ाई चल रहा था उसको विज्ञान के द्वारा सुलझा दिया। क्लियर है। यह अमेरिका में मानसिक क्रांति के रूप में देखा गया और प्रबंध और श्रमिकों के बीच मतलब जो संबंध के बारे में कहा गया, दोनों का हित परस्पर सहयोग में है, ना कि टकराव में। क्लियर है। देयर इज नो कंफ्यूजन। इसकी परिसीमा हम आशावादी आलोचना करते हैं, उन्हें लगता है कि ये लाभ पूरा श्रमिक को नहीं देगा बल्कि हड़प लेगा। फिर इसका आलोचना प्रबंध वर्ग करते कि उनको भूमिका बन जाने का और स्वाविवेक छिन जाने का था। इसकी आलोचना मजदूर संघ करते हैं कि उन्हें इसे भूमिका छिन जाने का था। इसे अपूर्ण सिद्धांत कहा था, यांत्रिक सिद्धांत कहा था। इसके बावजूद इसकी प्रासंगिकता, इसकी महत्ता बना हुआ है। और 21वीं सदी में समझ रहे ना, 21वीं सदी में 9 टेलर प्रवाद के रूप में 9 लोग प्रबंध में ये पुनः अपनी जगह बनाए हुए। आज संगठन में कई सिद्धांत है, लेकिन टेलर प्रबंध के जनक है, पहला सिद्धांत है। और जब भी दक्षता की बात आएगी टेलर को ही सर्वप्रथम याद किया जाता है। तो आप एक क्वेश्चन टेलर पर लिखना और मेरे को पोस्ट करना। अगर कोई दिक्कत हो तो फोन करना। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।